तो हम देख रहे थे केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है। जैसे ए प्लस बी दे रखा है, ए प्लस बी आपस में रेट करके COD बना रहे हैं। तो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमने लिखा था माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू प्लस देन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डेल टी लिखना है, यहाँ पे डेल टी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेल टी और इक्वल टू प्लस कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय डेल टी। इस टाइप से हमने लिखा था। अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग है तो किस टाइप से लिखेंगे, देखो किस टाइप से मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल देके। एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो एक मैंने लिखा 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, ये दे रखा है। तो यहाँ पे देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग है, रिएक्टेंट की साइड में और प्रोडक्ट की साइड में। तो रिएक्टेंट में 2N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। जब हम इसको गर्म करते हैं तो 4 मोल बनते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के और 1 मोल बनता है ऑक्सीजन गैस का। तो इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन किस टाइप से इसको लिखेंगे, तो इसको देखो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ डिसेपरिंग ऑफ नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो इसको हम लिखेंगे माइनस हाफ यहाँ पे डी लिख दो या डेल्टा लिख दो, एक ही बात है, N2O5 डिवाइडेड बाय डेल टी इक्वल टू प्लस 1/4 डेल NO2 डेल टी प्लस डेल डिवाइडेड बाय डेल टी। तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इस टाइप से रिप्रेजेंट करने का रीजन क्या है, यहाँ पे देखोगे कि 2 मोल डिसोसिएट हो रही है, 2 मोल नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड टूट रही है और क्या बन रही है, 4 मोल नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल रहे हैं और 1 मोल ऑक्सीजन की मिल रही है। तो यहाँ पे देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग है। यहाँ पे 2 मोल लिया हमने, 2 मोल नाइट्रोजन के पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड ब्रेक हो रही है और 4 मोल नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल रहे हैं और 1 मोल क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। तो यहाँ देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग है, इसलिए हम इसको किस टाइप से लिखेंगे, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में जो आगे का नंबर दे रखा होता है उसको क्या लिखेंगे, अगर रिएक्टेंट की साइड में है तो माइनस लगा के 1/, जितने नंबर हो गए वो लिख देंगे, और अगर प्रोडक्ट की साइड में है तो उतने ही जितने नंबर लिखे हैं तो उसको क्या लिख देंगे, प्लस करके 1/, वो जो नंबर लिखा है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम उसमें नीचे में लिख देंगे। तो इस टाइप से हम इसको रेट ऑफ रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा ये क्यों करते हैं इस टाइप से। देखो यहाँ पे ताकि इनकी जो रेशियो है वो क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। यहाँ पे देखो 2 मोल नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड डिसोसिएट हो रहे हैं और 4 मोल बन रहे हैं। तो अगर 1 मोल को डिसोसिएट होने में 1 मोल अगर हम लें तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, -1/2। तो सबका सबको सिमिलर रखने के लिए हम क्या करेंगे, जितने आगे के मोल दे रखे हैं उसको क्या कर देंगे, 1 से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर रिएक्टेंट की साइड में तो अगर माइनस का साइन लगा देंगे, प्रोडक्ट की साइड में तो प्लस का साइन लगा देंगे। एक और एग्जांपल देके मैं बता देता हूँ। देखो एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ध्यान देंगे। N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा N2 डिवाइडेड बाय डेल टी इक्वल टू -1/3 डेल H2 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल टी इक्वल टू प्लस 1/2 डेल NH3 डेल टी। इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, समझ में आ चुका होगा आपको। इसी टाइप से देखो अगर कोई रिएक्शन है A प्लस
बी आपस में रिएक्शन करके बना रही है एक्स प्लस वाई बना रही है। सपोज ए के ए मोल है, बी के बी मोल है, और एक्स के एक्स मोल बनते हैं और वाई के स्मॉल वाई मोल बनता है। तो इसको रेट ऑफ रिएक्शन में किस टाइप से इसको लिखेंगे, इसकी रेट क्या हो जाएगी, रेट इक्वल टू -1/a, यहाँ डी लगा दो चाहे डेल्टा लगा दो, दोनों चलेगा। यहाँ पर आप लिखेंगे dt, अगर हमने डेल लगाया तो यहाँ पे डेल्टा टी लगा देंगे, और अगर हमने डी लगाया तो यहाँ पे नीचे dt लिख देंगे, इक्वल टू -1/b, फिर हम लिख देंगे डी बी डिवाइडेड बाई डी टी, इक्वल टू, अब इस साइड में हम प्रोडक्ट की साइड में लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो रेट के टाइम के साथ में कम होती जाती है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ में कम होती है। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, माइनस का साइन लगाते हैं हम रिएक्टेंट की साइड में, ताकि क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में कम होती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में बढ़ती है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड में हम क्या लगाएंगे, प्लस का लगा देंगे, प्लस 1/x डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, इक्वल टू प्लस 1/y डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी। इस टाइप से हम इसको रेट ऑफ रिएक्शंस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, ये समझ में आ चुका होगा आपको, समझ में आया तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये समझ में आ गया आप सभी को, रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे लिखेंगे समझ में आ गया। अगर आपको कोई आयोनिक इक्वेशन दे दें, एक आयोनिक इक्वेशन दे दे जिससे ये दे दिया 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस 3Br2 प्लस 3H2O, इसको लिखना हो तो लिख सकते हो आप, कैसे लिखेंगे, -1/5 डी Br नेगेटिव डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू माइनस डी BrO3 concentration divided by dt equal to -1/6 d H plus divided by dt equal to 1/3 Br2 divided by dt equal to 1/3 d H2O divided by dt। इस टाइप से इसको लिखेंगे। तो समझ में आ चुका होगा आपको, समझ में आ गया तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाँ, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो 3 फैक्टर हमारे सिलेबस में दे रखे हैं जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, तो जो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है ना उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ऐसे केमिकल काइनेटिक्स तो बहुत बड़ा है, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया है, केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ज़्यादा पोर्शन हटा दिया है। तो जो पोर्शन हटा हुआ है ना वो अभी हम पढ़ रहे हैं, बाकी वाला दूसरा जो पोर्शन है वो अगर आपको चाहिए तो वो भी उसका हम वीडियो बना देंगे। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। सिंपल बात है, अगर A प्लस बी, ये जो रिएक्टेंट है ये रिएक्ट करके C और D बना रहे हैं, अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब इसकी ज़्यादा अमाउंट में A और B दोनों क्या है, ज़्यादा अमाउंट में, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। अगर A और B में अगर मान लो B की कंसंट्रेशन कम है और A की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, B के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि B का अमाउंट कम है यहाँ पे। इसी टाइप से किसी भी केमिकल रिएक्शंस में A और B आपस में पार्टिसिपेट करें और C और D बना रहे हैं, अब इस केमिकल रिएक्शन में अगर A की कंसंट्रेशन कम है तो पूरी रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी बच्चों, A की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। इसी टाइप से सेकंड पोर्शन है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम।
तो देखो आपको पता होगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है। और इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने से क्या होता है, ए और बी अगर कोई भी रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट क्या करेंगे, आपस में ज्यादा कोलाइड करेंगे और कोलाइड करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। नेक्स्ट है प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो आपको पता होगा कैटलिस्ट आर दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस विच increase the rate of reaction or which change the rate of reactions without affecting themselves। वो खुद अफेक्ट नहीं होते लेकिन रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, अफेक्ट कर देते हैं। मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शंस को, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शंस को वो बढ़ा देते हैं, और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है, दो टाइप के कैटलिस्ट हो सकते हैं बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है तो वो क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस को डिक्रीज कर देते हैं। तो अगर कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है, तो वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है। रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे बढ़ती है, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है रिएक्टेंट को कुछ ना कुछ, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ ना कुछ क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये अभी हमने देख लिया था, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर जैसे अभी हमने बताया है, जैसे ये केमिकल रिएक्शन है NH3 का डिसोसिएशन होना N2 में और हाइड्रोजन में, ये केमिकल रिएक्शन है सपोज, ठीक है। नाइट्रोजन जो गैस है वो डिसोसिएट हो जाएगी किसमें, हाइड्रोजन में और नाइट्रोजन गैस में। तब अगर नाइट्रोजन गैस, ये अमोनिया जो गैस है ना, अमोनिया गैस की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी, अमोनिया गैस की यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या करेगी, वो जल्दी से ब्रेक हो जाएगी प्रोडक्ट के अंदर। अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई तो ये प्रोडक्ट में जल्दी से ब्रेक नहीं हो पाएगी। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कुल मिला के क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज लार्ज, तो यही बात है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज लार्ज। एज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज, जैसे जैसे देखो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है वैसे वैसे हमें पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है टाइम के साथ में। तो रेट रिएक्शन जो रिएक्टेंट होता है उसकी रेट क्या होती है, टाइम के साथ में कम होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी कम होती जाती है। बिगिनिंग में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, बिगिनिंग के अंदर उसकी जो रेट है, उसकी जो वेलोसिटी है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इस टाइप का स्लो बनता है, देखो इस टाइप का ग्राफ आता है रेट ऑफ रिएक्शन में और टाइम के साथ में। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये है टाइम। मतलब इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि टाइम के साथ में वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। टाइम के साथ में कांस्टेंट हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शंस तो चलती रहेगी लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इतनी ज्यादा स्लो हो जाएगी कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो ये फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे कंसंट्रेशन के ऊपर एक दो को ये एग्जांपल दे रखा था, द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ वुड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम लकड़ी को जलाना चाहते हैं तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा है तो अच्छे से चलेगी, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन की अगर लिमिटेड सप्लाई है तो जो वुड है वो पूरी तरह से नहीं जलेगी, और जितनी उसको एनर्जी देनी चाहिए थी, जितनी एनर्जी उसको लिबरेट करनी चाहिए थी, उतनी एनर्जी वो लिबरेट नहीं करेगी। इसी टाइप से पीस ऑफ वुड बर्न स्लोली इन एयर, मतलब कंटेनिंग अबाउट 20% ऑफ ऑक्सीजन होगी तो, बट बर्न रैपिडली इन द प्योर ऑक्सीजन। अगर प्योर ऑक्सीजन है तो उसमें जल्दी से बर्न होगी और ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी देगी, बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज लेस। तो एयर के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी आपको पता है 20% होती है, 21% होती है, और अगर प्योर ऑक्सीजन के अंदर उसी वुड को हम जलाएं तो वो जल्दी से जल जाएगी और ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी भी लिबरेट करेगी। देन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के टेम्परेचर पर किस टाइप से अफेक्ट करती है। इन जनरल कैन इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शन। तो वैसे अभी हमने बता ही दिया कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ इनिशियल टेम्परेचर चाहिए।
अगर हम इसको इनिशियल टेम्परेचर प्रोवाइड करा देते हैं तो रिएक्टेंट क्या होगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखा गया है कि अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा देते हैं, अगर मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका इनिशियल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, अब अगर इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा देते हैं, इसका मतलब इसका टेम्परेचर अगर हम 35 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो इसकी रेट थी ना उससे जस्ट डबल हो जाएगी 35 डिग्री पे। ठीक है, तो जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो जस्ट डबल हो जाती है व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर 10 डिग्री फ्रॉम द इनिशियल टेम्परेचर। अगर इनिशियल टेम्परेचर से अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाती है। और आपको पता होगा दो टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, एक होती है एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस और दूसरी होती है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब हो रही है, उसके लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी, बढ़ जाएगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अकॉर्डिंग टू ली सेटली प्रिंसिपल, आपको पता होगा। रिएक्टेंट है ना वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएंगे। अगर कैसी है रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को क्या होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। उस रिएक्शंस के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाती है, वो टेम्परेचर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती है। और इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में और हमने क्या किया, हीट टेम्परेचर बढ़ा दिया। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसको हीट देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ऑलरेडी वो क्या कर रही है, हीट को लिबरेट कर रही है, हीट रिलीज कर रही है। और उसमें हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, हीट को बढ़ा दिया है। अगर हम हीट बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो ये जो रिएक्शन है ना किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी अकॉर्डिंग टू ली सेटली प्रिंसिपल। क्योंकि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, वो खुद ही हीट जनरेट करी तो उसको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो वो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। थर्ड हम पढ़ लेते हैं कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये अभी हमने समझा भी दिया, वैसे ये पॉइंट बहुत सिंपल पॉइंट है। ए कैटलिस्ट इज सब्सटेंस व्हिच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करता है, दोनों डायरेक्शन में अफेक्ट कर सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी अफेक्ट कर सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी अफेक्ट कर सकता है। जैसे अभी हमने बताया था, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शंस को वो बढ़ाता है, और अगर हमने नेगेटिव कैटलिस्ट लिया है जो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शंस को डिक्रीज करता है। तो वो दोनों टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है। अगर पॉजिटिव लिया है तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, नेगेटिव कैटलिस्ट लिया है तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा। Yes, a reactions without undergoing any chemical change itself, it has been observed that many reactions are made to proceed on increased rate of the reactions of the certain catalyst. For example, a mixture of H2 and O2 does not react. आपको पता है एयर के अंदर हाइड्रोजन गैस भी होती है और ऑक्सीजन गैस भी होती है। तो रूम के अंदर भी हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो ये आपस में मिलकर पानी क्यों नहीं बना लेती, कमरे में पानी क्यों नहीं हो जाता। मतलब ऑक्सीजन गैस तो आपको कमरे के अंदर भी मिलेगी, रूम के अंदर भी आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी, और हाइड्रोजन गैस रूम के अंदर मिल जाएगी आपको। या अगर हम ओपन एनवायरनमेंट में देखें तो ओपन एनवायरनमेंट में भी एयर के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर के मॉलिक्यूल क्यों नहीं बना लेती, आपने सोचा कभी। इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि इनके लिए एक तो टेम्परेचर नहीं है, सुटेबल टेम्परेचर नहीं है, दूसरा जो कैटलिस्ट होता है वो नहीं है। तो कैटलिस्ट नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, और दूसरा ये जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, इस वजह से पानी नहीं बन पाता। ठीक है, अगर अब इसी रिएक्शंस को देखो, ये लिखा है H2 and O2 does not proceed at the room temperature, however in the presence of a catalyst। अगर हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं such as finely divided platinum, the reactions become वेरी विग्रस, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। अगर हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के साथ में हम कैटलिस्ट के तौर पे प्लेटिनम का अगर यूज करें तो दोनों आपस में मिक्स होकर वाटर बना लेंगे। नेक्स्ट सरफेस एरिया, ये हमारे पॉइंट है नहीं, वैसे हम बता देते हैं कि जैसे अगर सरफेस एरिया बढ़ता है ना रिएक्टेंट का तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक लकड़ियाँ है, लकड़ियों को जलाना है, बड़ी बड़ी और मोटी मोटी लकड़ी है, उसको अगर हम जलाना है तो वो उसको जलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हीट भी स्लोली हीट प्रोड्यूस होती है। अगर उसी लकड़ी को हम छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर दें, छोटे छोटे पीस में अगर उस लकड़ी को हम कन्वर्ट कर दें, उस वुड को छोटे छोटे पीस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और उसको हम जलाते हैं तो वो जल्दी से जल जाएगी, और जल्दी से जल जाएगी, साथ में लार्ज अमाउंट में हीट भी जनरेट करेगी, जल्दी से जल जाएगी और हीट भी जनरेट करेगी ज़्यादा।
तो मतलब अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता है तो जो रिएक्टेंट है आपस में अच्छे से रिएक्ट कर पाते हैं। तो ये पॉइंट थे जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। तीन ही हमारे पास में पॉइंट है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। एक तो था कैटलिस्ट, वो हमने डिस्कस कर लिया, टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर लिया, और कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं बच्चों मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है हमें पता है उसमें रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। तो उससे पहले हम कुछ एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जो अभी हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास में ये, फॉर एनी एलिमेंट्री रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें रिएक्टेंट है 2A react with B to form 3C. The rate of appearance of C, देखो रेट ऑफ एपियरेंस मतलब ये प्रोडक्ट है तो ये बनेगा टाइम के साथ में, और ए और बी टाइम के साथ में इनकी कंसंट्रेशन कम होगी। एट द टाइम टी इज 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट एट दिस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन। हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता करनी है इस केमिकल रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट हमें पता करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो देखो क्वेश्चन को देख लो ध्यान से। रेट ऑफ एपियरेंस सी की दे रखी है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो रेट ऑफ रिएक्शंस फाइंड करनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस लिख सकते हो ना आप इसके लिए, बहुत सिंपल है। देखो कैसे लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख देते हैं, ठीक कर देता हूँ। तो रेट आ जाएगी -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगा डी कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ सी। तो यहाँ लगा देंगे प्लस का साइन। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/3 डी, और यहाँ लिखेंगे सी की कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय dt। तो ये फर्स्ट का आंसर होगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम सेकंड का आंसर देख लेते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो यहाँ पे ये ध्यान देना आपको कि 2 मोल ए के डिसोसिएट होते हैं, दो मोल ए के डिसअपियरेंस होते हैं, और 3 मोल सी के बनते हैं। सी के कितने मोल बनते हैं? 3 मोल बनते हैं। 2 मोल से 3 मोल बनते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हमें फाइंड करना है। तो कैसे कर लेते हैं, देखो ध्यान से देखेंगे इसको। मैं वापस एक स्क्रीन शेयर करके आपको बता देता हूँ इसका आंसर कैसे इसको लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है। हाँ तो देखो इसमें यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास में डी सी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शंस भी फाइंड कर लो। रेट ऑफ रिएक्शंस कैसी, ये देखो 3 मोल बने थे आपको पता होगा। ये देखो ये इक्वेशन दी 2A प्लस बी गिव्स 3C, ये इक्वेशन थी हमारे पास में। तो इसके ये देखो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी ये दे रखी थी। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसको, यहाँ पे देखो सी कितना है, सी कितना बना 3 मोल बना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 डी डी सी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो हम इसको कैसे लिखेंगे देखो, तो ये हो गया, ये इसकी वैल्यू ये दे रखी है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.3 इंटू, तो देखो हम अगर हम इसको 3, ये इसकी वैल्यू दे रखी है, ये इसकी वैल्यू पूरी दे रखी है, ठीक है, ये दे रखी है। अब हमें रेट ऑफ रिएक्शंस फाइंड करनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख देंगे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, तो इक्वल टू 1/3 डी सी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू 1/3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁴।
जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगी 4.33 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो इसको सोल्व करना है, बस इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में ये आएगा। ठीक है, अब देखो ये आ गया हमारे पास में। अब हमें करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये हमें फाइंड करना है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये पता करना हमें। तो एक का कितना है बच्चों, देखो 2 मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो इसके लिए लिख देंगे माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो इसको लिख देंगे 2/3 डी सी डिवाइडेड बाई डी टी। देखो कैसे किया मैंने, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। देखो इसको ध्यान से देखो कैसे किया ये मैंने, ये कैसे आया ये देखना आपको। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो इसके 2 मोल डिसोसिएट हो रहे हैं और इसके 3 मोल बन रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -1/2 डी ए डी टी। 1 मिनट बच्चों, हैंग हो रहा है मैं। हाँ तो मैं उसी क्वेश्चन को वापस बता देता हूँ बच्चों। देखो क्वेश्चन में ये था 2a प्लस बी गिव्स 3c। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो माइनस का 1/2 डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू माइनस, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लस 3 डी सी डिवाइडेड बाई डी टी, ये लगाएंगे हम। तो इसको देखो इस साइड में ले जाएंगे तो क्या लिख देंगे हम इसको हम सीधा ये लिख सकते हैं ना, डी ए डी टी, ये आगे माइनस का साइन इक्वल टू 2/3 डी सी डिवाइडेड बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं ना। और सी की जो बनने की जो रेट है वो है 1.3 इंटू 10⁻⁴, ये दे रखी है। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड में। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 2/3 और डी सी की वैल्यू हमें दे ही रखी है, अभी हमने निकाल लिया था, इंटू कितना लिख देंगे हम, इसकी वैल्यू है 1.3 इंटू 10⁻⁴। तो इसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे ना आराम से। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, देखो 2 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 3, ये लिख देंगे हम इसको। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 8.66। ये आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये मेरे कैलकुलेट कर रखी है मैंने, तो वो मैं बता रहा हूँ, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आएगा इसका आंसर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ एक और, जो अभी हमने दिया था क्वेश्चन, वो मैं बता देता हूँ, मेरे पास लिखा पड़ा है। देखो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट।